हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है और इसको कैसे सिद्ध किया जाता है, इसका यूज क्या है और इस पर अगर कोई कण है उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जा रहा है तो उसके रेखीय संवेग में कोई चेंजिंग होगी कि नहीं होगी, ये सब हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। स्वागत है आपका रोहित ऑनलाइन क्लासेज में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम सिद्ध करने के लिए हमें मानना पड़ेगा दो कण। तो ये एक कण हमने मान लिया और दूसरा कण ये हमने मान लिया। दो हमने क्या माने? कण मान लिए। इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2 और ये v वेग से दोनों सेम वेग से गति कर रहे हैं। और आपने पढ़ा होगा संवेग का नियम, संवेग का सूत्र क्या होता है। संवेग को हम p से दिखाते हैं और p बराबर होता है m इंटू वी। अब ये m क्या है, v क्या है? ये है द्रव्यमान और ये है वेग जो कि दिख रहा है। पहले कण का द्रव्यमान m1 है और वेग v1 है। तो अगर मैं पहले कण की बात करूं तो ये द्रव्यमान हो जाएगा m1 इंटू वी, मतलब संवेग इसका कितना हो जाएगा? p1 होगा। सेम ऐसे ही दूसरे वाले का संवेग क्या हो जाएगा? p2। दूसरे वाले कण का संवेग p2 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, ये एक सदिश राशि है इसलिए इसे हम वेक्टर से डिनोट करेंगे। अब अगर हम बात करें इसका टोटल संवेग, इन दोनों कणों का टोटल संवेग क्या होगा, तो वो हो जाएगा हमारा वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2। ये हो जाएगा टोटल संवेग, यानी दोनों कणों का संवेग जोड़ देंगे। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ये दोनों v वेग से क्या है? गतिमान है, गति कर रहे हैं। तो एक ऐसा समय आएगा कि ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे। जब टकराएंगे तो टकराने की स्थिति बना लेते हैं। टकराएंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। अब ये टकरा जाएंगे तो टकराने के बाद इनके संवेग में चेंजिंग, क्योंकि वेग इनका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्योंकि टकराएंगे, कोई तेजी से गति करना शुरू हो जाएगा, कोई धीमे से। तो पहले था वेग v और v दोनों का v था। अब क्या हो जाएगा? v1 मान लिया हो गया इसका वेग और v2, यानी कि वेग चेंज हो गया तो संवेग भी चेंज हो जाएगा। अब चेंज होने के बाद, टकराने के बाद संवेग में क्या चेंजिंग आएगी वो मान लिया हमने डेल्टा वेक्टर p1 हो जाएगा पहले वाले कण का और दूसरे का डेल्टा वेक्टर p2। दोनों का संवेग चेंज हो जाएगा। और जब ये टकराएंगे आपस में कण, तब क्या हो जाएगा? टकराने में कुछ समय लगेगा, वो हमने मान लिया डेल्टा t समय लगा। अब पर इनके टकराने के बाद जो संवेग में चेंजिंग आई है तब टोटल संवेग निकालेंगे तो उसे डेल्टा p से हम डिनोट करेंगे और यहाँ से हो जाएगा, दोनों को फिर से जोड़ देंगे, हमें मिलेगा डेल्टा वेक्टर p2, ये मिल जाएगा। और एक बार दोस्तों, डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं। तो डेल्टा की जगह हम लिख देते हैं d वेक्टर p इज इक्वल टू, डेल्टा की जगह हम क्या लिखेंगे? d वेक्टर p1 प्लस d वेक्टर p2। इतना हम लिख सकते हैं, जो कि लिख दिया। और अब इन दोनों को टकराने में कुछ समय भी लगा था, वो समय कितना था? डेल्टा t। तो डेल्टा t से हम इनमें भाग दे देंगे। डेल्टा t की जगह हम क्या लिखेंगे? dt। अभी बताया आपको, यहाँ भी हो जाएगा dt और यहाँ भी हो जाएगा dt। और न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से हमको पता है, क्या पता है? कि जो f होता है वो dt अपॉन dt के बराबर होता है। तो वेक्टर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसे, इसके बराबर होता है। अब अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ पर हम अगर p1 कर दें, यानी कि ये हमको इतना मिल जाएगा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? f1, यानी कि वेक्टर dt अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा f1 प्लस यहाँ हो जाएगा f2। ये भी एक सदिश राशि है तो ये भी क्या हो जाएगी? वेक्टर से हम इसे डिनोट करेंगे। तो आगे करते हैं, चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ से अब हमें f1 की भी वैल्यू पता है, क्या होती है? f1 इंटरनल प्लस f2 वेक्टर f2 एक्सटर्नल। सॉरी, ये 1 होगा क्योंकि पहले कण पर ये बल लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ से हम समझते हैं दोस्तों, ये पहला कण था हमारा, इस पर एक बल कार्य कर रहा है, वो है F1। अब F1 में दो बल कार्य करते हैं, दो, एक इंटरनल फोर्स अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। तो इंटरनल फोर्स तो बिल्कुल 0 के बराबर होता है, तो इसलिए इसे हम क्या 0 के लगभग बराबर ही मान लेते हैं, वो हम आगे कर लेंगे। सेम ऐसे ही सेकंड वाले कण पर भी होगा, एक इंटरनल फोर्स कार्य करेगा और एक एक्सटर्नल। तो F2 वेक्टर F2
इज इक्वल टू F2 इंटरनल प्लस वेक्टर F2 एक्सटर्नल। ये दोनों फोर्स हमको दोनों बलों की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, उठा करके इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो हमें मिलेगा dp/dt इज इक्वल टू F1 इंटरनल प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F2 इंटरनल प्लस सब पर वेक्टर लगेगा, वेक्टर F2 एक्सटर्नल। इतनी वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इनको सिर्फ अरेंज करके लिख देंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अरेंज करना है, हो जाएगा वेक्टर dp/dt इज इक्वल टू इंटरनल वाले को पास में लिख लेंगे और एक्सटर्नल वाले को एक पास में लिख लेंगे। ये इंटरनल हो जाएगा प्लस वेक्टर F2 इंटरनल प्लस वेक्टर F1 इंटरनल ये एक्सटर्नल प्लस वेक्टर F2 एक्सटर्नल। हमने इन दोनों को पास लिख लिया। अब क्या करने वाले हैं, मैंने बताया था ये बहुत ही छोटे बलकार होते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम से अगर देखें तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है, वेक्टर F1 इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर F2 हो जाता है। यानी कि दोनों ही बल जो लग रहे हैं यहाँ पर इस पिंड पर वो एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे। इंटरनल फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे। जब अपोजिट लगेंगे तो इसको हम इस साइड ले आ जाएंगे, तो F1 माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और वेक्टर F2 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों कौन से बल थे, इंटरनल थे। तो वेक्टर F1 इंटरनल प्लस वेक्टर F2 इंटरनल, दोनों की जगह पर हम क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो इसका तो काम खत्म हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा वेक्टर P/dt इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस वेक्टर F2 एक्सटर्नल। दोनों ही फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बचे। अब दोनों पर ही जो दो कण थे हमारे पास, इन दोनों कणों पर कौन से फोर्स कार्य कर रहे हैं, एक्सटर्नल यानी बाहरी फोर्स ही कार्य कर रहे हैं। इसलिए दोनों बाहरी फोर्सों को हम क्या लिख सकते हैं, F1 एक्सटर्नल प्लस वेक्टर F2 एक्सटर्नल बराबर वेक्टर F एक्सटर्नल। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से हम इन दोनों को दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बल कौन से बाहरी फोर्स हैं, एक्सटर्नल फोर्स हैं। इसलिए हमने क्या कर दिया है, F एक्सटर्नल लिख दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर /dt इज इक्वल टू वेक्टर F एक्सटर्नल। ये हमारी प्रूविंग हो जाती है। अब अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जहाँ पर जो वेक्टर F एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाए, 0, अगर मान लिया कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पर बल 0 हो जाए, बल लगे ही ना, तब संवेग, रेखीय संवेग में क्या चेंजिंग आएगी, तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर P/dt इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो ये हमको मिल जाएगा। और इसे आगे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वेक्टर P इज इक्वल टू 0। ये सब 0 के बराबर में हो जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ से क्या है, इससे हम लिख सकते हैं वेक्टर P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 0 का मतलब यह नहीं कि बिल्कुल भी रेखीय संवेग नहीं होगा, इसका ये मतलब है कि जो रेखीय संवेग होगा वो होगा कांस्टेंट। यानी कि ना, अगर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जा रहा है तो कणों का रेखीय संवेग ना ही चेंज होगा, कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहेगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।